My channel is #Vinayasvarshan and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar. I've tuned up back with another important video of Science and Technology Part 1 Importance. Alright, well I'll be telling you to just go across the entire PDF. I'll also make you a big request that everything and anything that is going to come in Part 1 paper of Science will be from your textbook. बट यू नीड टू मेक इट वेरी क्लियर कि आपका जो क्वेश्चन जो भी आएगा पेपर 1 के अंदर वो थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में रहेगा. आई एम गिविंग यू अ वार्निंग अप्रोक्सीमेटली अर्लियर बिफोर स्टार्टिंग अप दिस एंटायर वीडियो कि दैट दिस पेपर हैज कंप्लीटली ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस. यहाँ पे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली नहीं आते हैं. जो मैं इंपॉर्टेंस आपको बताने वाला हूँ वो आपको डायरेक्टली सिर्फ इसमें से नहीं करना है. आपको थोड़ा बहुत आपके पास अगर स्कूल का साइंस नोटबुक है जिसमें आपके टीचर ने आपको एक्टिविटीज करवाया है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स लिखवाए हैं. उसके अलावा इफ यू हैव डाइजेस्ट, इफ यू हैव 21 सेट, इफ यू हैव मास्टर की और वट एवर स्टफ्स और नोट्स यू हैव बीन प्रोवाइडेड बाय योर स्कूल और क्लासेस, you need to also follow that, and keeping in mind then you can just refer and tick mark all the video importance, and then you will surely score 40 out of 40 marks because science 1 paper is the easiest paper which is always set by the board exams, but the panel always set a twisted form of paper. मतलब आपको क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्टली नहीं मिलेंगे. तो मूव ऑन करते हैं हम लोग चैप्टर के ऊपर और देखते हैं कि कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कि यहाँ पर जब आप इंडेक्स में आओगे तो आप प्लीज ये चीज को मार्क ऑन कर लीजिए कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है. आई वुड टेल यू दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेंसेज, मेटलर्जी, कार्बन कंपाउंड्स, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो 4 to लेके 9 चैप्टर्स है, ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, while I also tell you that chapter number 2 also carries the equal amount of weightage because पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जिसमें से मेंडलीव्स, न्यूलैंड, ये सारे आंसर्स रिपीटेडली पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में. आप प्लीज उसके ऊपर भी ध्यान देना. चैप्टर नंबर 1 और 10 ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे इसमें से ज्यादा. अगर इसमें से ब्रीफ भी आ जाएंगे तो आपको इसको इजीली करने अटेम्प्ट करने आना चाहिए. ऑलराइट, moving further ahead we have got again this chapter number 1. तो मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 1 में से आपको क्या पढ़ना है. चैप्टर नंबर 1 में आपको यहाँ पर दिख रहा है फोर्स एंड मोशन. फोर्स एंड मोशन भी यहाँ पर दिख रहा है आपको ये. तो यहाँ पर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिया है, कैन यू रिकॉल, ये आपको नहीं करना है. ऑलराइट, देन व्हेन वी विल मूव फर्दर हेड, यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए सेंट्रीपिटल फोर्स को आप थोड़ा रेफर करके जाना. सेंट्रीपिटल फोर्स का क्वेश्चन आंसर आपको या तो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे आ सकता है या तो आपको 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन बेसिस पे आ सकता है. तो थोड़ा आप उसको रेफर करके जाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा. देन मूविंग फर्दर हेड, केपलर्स लॉ को प्लीज मेक huge stars over here because Kepler's law has been asked twice in the examination and this is the reason why I made many stars over here. Kepler's law में अगर आप ये देखो मेन लॉ और डायग्राम को अंडरलाइन समझ रहते हो ना तो आपको मेरे ख्याल से बीच का ये सब इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, इफ यू आर अ वीक पर्सन और इफ यू आर अ वीक स्टूडेंट यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि इतने इजी लॉज जो है ना ये ब्लैक कलर के बोल्ड वाले इसमें आप उसको याद कर लीजिए. बाकी ये डायग्राम एक बार बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिए, इजीली आप ये कर पाओगे और आपको इसके मार्क्स भी मिल जाएंगे. केपलर का लॉ मैं आपको बोलूं ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है. ऑलराइट, उसके बाद में जब हम लोग मूव ऑन करेंगे आगे वाले आंसर्स पे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स दिखाई देंगे, एग्जाम्पल्स इन द सेंस प्रॉब्लम क्वेश्चंस दिखाई देंगे. तो आपको अगर इसको आता है, आपको प्रैक्टिस आपने ऑलरेडी कर चुका है तो आप ये कर सकते हो, वरना ये क्वेश्चन ऑप्शंस में आते हैं हमेशा. तो इफ यू कैन लीव इट इन ऑप्शन दैट्स वेल इनफ, बट इफ यू रियली नो हाउ टू सॉल्व इट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर solving it up. Okay, then moving further ahead, Earth's gravitational force करके यहाँ पर क्वेश्चन है. मुझे नहीं लगता वो इतना इंपॉर्टेंट है. जब आगे हम लोग देखते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो मैं यहाँ पर बता दूं आपको, यहाँ पर ये आंसर अगेन इंपॉर्टेंट वेटेज कैरी करता है, वो है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी. अब वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर चेंज ऑफ अलोंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ, चेंज विद द हाइट, ये सारे आपको आंसर्स डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में से नहीं पढ़ने का. अगर आपके टीचर ने नोट्स लिखा है आप उसमें से भी पढ़ सकते हो, या तो यू कैन रेफर सम डाइजेस्ट और 21 सेट विच विल मेक योर वर्क मोर इजियर.
Now, again when I come on to this answer, that is mass and weight, distinguish between का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, distinguish between का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके लिए आपको क्या करने का, distinguish between पढ़ के जाना है, distinguish तरीके से इसको पढ़ के जाना है। ऑलराइट, देन फ्री फॉल के बारे में दिया गया है। फ्री फॉल का आंसर अगेन डाइजेस्ट में इजी तरीके से दिया हुआ है, आप इसको एक बार ही रेफर कर लेना, आपका मार्क्स यहाँ पर बन जाएगा। ओके, अब मैं बोलूंगा कि ये चैप्टर में से और कुछ भी नहीं देखने का, आपको सिर्फ ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को एक बार ही देख लेना है, बस ये ऑब्जेक्टिव्स और छोटे मोटे आंसर्स जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर, वो सारे को देख के आपका फर्स्ट चैप्टर हो जाता है। When we will move further ahead, यहाँ पर डॉबरनियर ट्रायड दिया हुआ है। डॉबरनियर ट्रायड्स में से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये बात याद रखना है कि ट्रायड्स किसने दिया है, डॉबरनियर ने। ओके, या तो डॉबरनियर का ट्रायड्स ऐसे करके ना इन लोग ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछते हैं, आपको वो आना चाहिए। जैसे कि कोरिलेट आता है ना, डॉबरनियर डैश न्यूलैंड डैश लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो डॉबरनियर का क्या है, ट्रायड्स है। तो वैसे ये क्वेश्चन ट्विस्ट होने के टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि डॉबरनियर का ट्रायड दिया, न्यूलैंड का क्या है, तो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है। समझ में आया आपको? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का डेफिनेशन एक बार पढ़ लेना, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका क्लियर कट आपका एक माइंडसेट हो जाएगा वहां पर कि आपने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा है। व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द एटॉमिक ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टी ऑफ द 8 एलिमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। ये आपने ऐसे याद कर लिया, इजीली आपको याद हो गया और आप इसको लिख दोगे। अब मेरिट्स और डीमेरिट्स में से मैं आपको बता दूं, मेरिट्स के आने के चांसेस है, बट डीमेरिट्स एक ऐसा कंपलसरी क्वेश्चन है जो कम से कम 50 बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आप प्लीज स्किप मत करना। जुलाई हो या जून हो या मार्च हो, जब भी पेपर होता है डीमेरिट्स करके क्वेश्चन आता ही है। Okay, so I really request you कि you just have to put your eyes onto it and you can make it like an easy go, because it's again an easy, important and a most important question that I would like to give you as a suggestion. Okay, यहाँ पर ये टेबल जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर एटॉमिक टेबल, इसको एक बार ही स्टडी कर लेना। कौन सा ब्लॉक एस ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक पी ब्लॉक है, कौन सा ग्रुप डी ब्लॉक है, कौन सा ग्रुप एफ ब्लॉक है। ऑलराइट, ये एक बार ही देख लेना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं और लोअर इनर ट्रांजिशंस कौन से हैं, वो एक बार देख के आपका क्या हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर ये वाला टेबल आता है एग्जाम में 1 और 2 मार्क के लिए, 2 मार्क्स से ज्यादा के लिए नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पे स्कोरिंग हो जाएगा। एटॉमिक साइज जो है वापस से है, मैंने क्या बोला था, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ में एटॉमिक साइज वाला आंसर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप बिल्कुल भी नजरअंदेखा मत करना, क्योंकि मुझे पता है आपका ज्योमेट्री का पेपर कैसे गया है। अब साइंस ही एक ऐसा ऑप्शन बचता है जिसमें आप अपना बेस्ट दे सको और मार्क्स स्कोर कर सको। एंड आई विल टेल यू दैट स्कोर करने के लिए साइंस 1 इज द बेस्टेस्ट वन, बिकॉज साइंस 1 में आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछेंगे, बट आप मुझे पता है कि आप स्मार्ट हो, आप इसको लिख सकते हो। ओके, मूविंग फर्दर हेड, यहाँ पर आपको रीअरेंज करने बोला रहेगा, ये आपको रीअरेंज करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन में आपको चूज करना है। ये सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आप इसको देख के जाना। मूविंग फर्दर हेड, वी हैव गॉट चैप्टर नंबर 3 कॉल्ड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो चैप्टर है, इसमें ये बता दूं मैं आपको, 2 बार ही ये पूछा गया है, फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। इसमें आपको बताना है कुकिंग ऑफ फूड इज केमिकल चेंज, राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज अगेन फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज में आएगा। ओके, मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड इज केमिकल चेंज, इवोपरेशन ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज, देन डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक इज केमिकल चेंज। ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, उसको एक बार ही कर लेना पूरे अच्छे तरीके से। केमिकल इक्वेशंस जो है, अभी ये चैप्टर में पूरे इक्वेशन भरे हुए हैं, तो आपको ये बात याद रखना है कि ये इक्वेशन वाला चैप्टर है, तो इसमें आपको एक ये ना बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन है ना, इसको एक बार ही प्रैक्टिस कर लेना है। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको याद रहेगा कि किस तरीके से सम को करने का। ये जस्ट मैथ्स की तरह ये वो बैलेंसिंग इक्वेशन, थोड़ा आपने दिमाग लगाना है। बट मैं आपको बता दूं कि ये देखो, कोरिलेशन, ट्रू और फॉल्स, नेम द फॉलोइंग में आपको ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड इज कॉल्ड विच रिएक्शन, तो आपको लिखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 मार्क्स के लिए डिफाइन आ सकता है आपको, तो आपको वहां पर लिखने आना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का भी यहाँ पर डेफिनेशन दिया रहेगा। उसी के साथ में द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्मिंग अ सिंगल रिएक्टेंट, 2 प्रोडक्ट एक चीज बना रहे हैं, उसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यस और नो?
फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं एक सिंगल रिएक्टेंट से, उसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आई एम सो सॉरी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, फिर उसके बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सबके रिएक्शन की डेफिनेशन आपको याद रहना चाहिए, बिकॉज इफ इन केस कोरिलेट में आ जाएगा तो आपको डेफिनेटली इसको स्पेल अप लिखने आना चाहिए आपको। ऑलराइट, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक तो आपको पता ही रहेगा, हीट ऑब्जर्व्ड हो रही है तो एंडोथर्मिक, हीट इवॉल्व हो रही है तो एक्सोथर्मिक। उसी के साथ में मूव ऑन करते हैं फर्दर। यहाँ पर आगे इंपॉर्टेंट एक दिया है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन करके टॉपिक दिया हुआ है, दिख रहा है आपको ये? इसको आप एक बार रीड कर लेना, बस इसको रीड ही करना है, इसको ज्यादा करना नहीं है। सिर्फ इसमें कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। कोई चीज अभी समझ लो आपने आग लगाया पेपर से, इतनी जल्दी आग नहीं लगेगी, राइट, बट आपने वही आग में पेट्रोल डाल दिया, पूरे पेपर जल जाएगी एक साथ में, क्योंकि पेट्रोल ने क्या कर दिया, रिएक्शन को स्पीड अप कर दिया। ऑलराइट, तो कैटलिस्ट मतलब वही होता है, ये आपको वहां पर एक्सप्लेन करने आना चाहिए। ओके, देन मूविंग फर्दर हेड, यहाँ पर एक क्वेश्चन है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी मतलब क्या, बहुत लंबे समय तक अपन अगर ऑयल को यूज करते हैं ना तो ऑयल में से बास आने लगती है, उसको बोलते हैं रैंसिडिटी। जैसे कि वड़ा पाव की दुकान में अगर आपने जाके वड़ा पाव खाया रहेगा तो वहां पर उन लोग एक ही तेल के अंदर हमेशा तेल डालते रहते जब तक का ये 1 महीना 2 महीने तक का तेल पुराना नहीं हो जाता, उसके अंदर फेंकते हैं उन लोग। तो दिस इज कॉल्ड द रैंसिडिटी प्रोसेस। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन आंसर्स दिख रहे हैं उसको प्लीज एक बार रेफर कर लेना। रेफर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेफर करने के लिए ये वाले एक्सरसाइज में से, ये वाले चैप्टर में से स्पेसिफिकली ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रिडॉक्स रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है, बट मैं आपको बोलूँ कि इसको आप प्लीज 2-3 बार ही देख लेना ये वाले क्वेश्चन को, क्योंकि हमेशा इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है एंड डायरेक्टली 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। तो आप इसको इग्नोर मत करना, बिकॉज इट कैरीज लॉट ऑफ वेटेज। All right, then when we will come on to the next chapter, that is fourth, effect of electric current. I would tell you that this is one of my favorite chapter, because इसमें ना आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ मेनली ना कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट आपने अगर बराबर से समझ लिया है तो आपको इजीली इसको याद करने में आपको हेल्प मिल जाती है। ओके, अभी यहाँ पर मैं बोलूँ कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूँ यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो 2-2 मार्क के लिए आ सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन दिख रहा है सोलिनॉइड। सोलिनॉइड मतलब क्या, सोलिनॉइड मतलब क्या, एक इंसुलेटेड वायर का टर्निंग, जो बहुत सारे टर्निंग्स रहते हैं ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, सोलिनॉइड। ओके, व्हेन अ कॉपर वायर विद अ रेजिस्टिव कोटिंग इज वुंड इन अ चेन ऑफ लूप्स, it is called what, solenoid. Okay, moving further ahead over here, solenoid का आंसर भी मैं आपको बोलूंगा इंपॉर्टेंट, एक बार देख लेना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर का भी क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है। देन व्हेन वी विल मूव फर्दर हेड, अब उनको मिलेगा यहाँ पर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर वाला आंसर, जस्ट टिक मार्क इट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड फॉर। देन यहाँ पर आगे आप उनको क्या बोला है कि यहाँ पर क्वेश्चन आएगा आपको, इज कमिंग फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देन ओवर हियर इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर का डिस्टिंग्विश आ सकता है। यहाँ पर जब हम लोग को इलेक्ट्रिक जनरेटर का आंसर मिलता है, उसके पहले इलेक्ट्रिक मोटर का मिला था, तो मैं आपको बता दूँ डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्म में हम लोग पूछ सकते हैं आपको कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट, इलेक्ट्रिक मोटर इज वन दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो वैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर जस्ट उसका वाइस वर्सा है। आपको नीचे इसके 3-4 डिस्टिंग्विश वाले पॉइंट लिखना है और डिफरेंसेस बताना, जिससे आपको 2 मार्क्स मिलने में ईजी हो जाएगा। ऑलराइट, देन मूविंग फर्दर हेड, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेना। एंड मूविंग देन अपने को हीट चैप्टर आता है। हीट चैप्टर में आपको बता दूं कि इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ साइंस 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ से जो ये चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन सीधे 4-4 3-3 मार्क के लिए बनते हैं, तो आप बिल्कुल भी इसको इग्नोर मत करना। ऑलराइट, देन ओवर हियर यहाँ पे देखो स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसको इम्पॉर्टेंट ही करना है आपको। रेजुलेशन का मतलब क्या है, ओके, एनोलमस बिहेवियर ऑफ वाटर, इसको प्लीज एटलीस्ट मेक 10 स्टार ओवर हियर। यू कैन ऑल्सो मेक द होल गैलेक्सी ओवर हियर, बट आई suggest you to make 10 stars, because this question has been repeatedly asked even in the students school exam, in board exam, everywhere it's asked. And using hope apparatus, ये आपने भी कर लिया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि hope apparatus से ये समझना easy हो जाता है anomalous behavior. And then when we'll move further ahead, यहाँ पर
इधर पे दिख रहा है आपको ये जो क्वेश्चन है, हाउ विल यू एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एनालॉमस बिहेवियर ऑफ वाटर, कि एक्वेटिक एनिमल्स कैसे रहते हैं कोल्ड रीजन में। ऑलराइट, देन व्हेन वी मूव फर्दर हेड, ये चैप्टर में से आपने एनालॉमस बिहेवियर ऑफ वाटर अच्छे से करना है, होप अपैरेटस के ट्रू, और जो टेम्परेचर का टाइम ग्राफ है वो वाला क्वेश्चन आपको समझना है, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन ही ऐसे क्वेश्चन है जो बराबर बार बार रिपीटेडली पूछे गए हैं। ओके, इसका जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे जो दिख रहा है आपको सॉल्ड एग्जाम्पल्स है, वो सॉल्ड एग्जाम्पल्स अगर आप नहीं भी करोगे तो मेरे को लगता है कि कोई बात नहीं, बट आपको प्लीज़ एक बार ये छोटे छोटे जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है इसको देख लेना है, एक बार इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ऑलराइट, देन मूविंग फर्दर अहेड वी हैव गॉट the same chapters exercise over here. Exercise again carries all that question which has been asked to you of what I have told you to mark in the textbook, in the chapter itself. तो यही सारे क्वेश्चंस यहाँ पर वापस रिपीट किए गए, तो मैं आपको बोलूँगा कि इसको आप एक बार ही देख लेना एंड इसके आंसर को समझना, बिकॉज ईजीली अगर आपको ये आता है, देखो जैसे कि आपको ये रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ ही अगर आ गया 5 मार्क के लिए, तो आपके 5 मार्क्स इजीली ये पैसेज में से देख के बन जाएंगे, आपको इतना तो करने आएगा ही, राइट। तो आप बिल्कुल भी उसको लीनियंट मत लेना, बिकॉज अगेन दैट कैरीज मार्क्स। देन व्हेन आई मूव फर्दर हेड वी हैव कम ऑन टू चैप्टर नंबर 6, वी हैव क्रॉस द हाफ वे ऑफ द चैप्टर्स ऑफ साइंस 1 बुक। 1 to 5 में आप अगर आज रात में भी करके सोते हो ना तो बहुत अच्छी बात है, कल सुबह में उठ के आप प्लीज़ 4 बजे से लेके 10 बजे तक का बैठना एंड 6 to 10 चैप्टर कवर कर लेना। फिर आप क्या करना, 3 घंटे चाहिए तो सो जाना, उसके बाद में दोपहर में पूरा रिवाइज कर लेना एंड नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन रिवाइज करना एग्जाम के दिन, बिकॉज ओनली 1 वीक यू हैव टू हार्डली वर्क एंड आफ्टर दैट 5 months ऑफ ब्रेक यू आर हैविंग। तो वो 5 महीने में आपको बिल्कुल भी बुक को खोलना ही नहीं है, आई वुड नॉट से लाइक दैट, बट आपको एटलीस्ट ये सारे क्वेश्चंस को बाय हार्ट करो, एग्जाम प्रेशर को लेके पढ़ो, वो तो नहीं करना रहेगा, राइट। तो आई रिक्वेस्ट यू जस्ट हैव टू वर्क ओनली फॉर 1 week एंड वर्क हार्ड लाइक एन ऑल नाइटर, वर्क really hard, sweat more in peace so that you can bleed less in war. Alright, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ है ये सारे एक्टिविटीज़ को आपको नज़रअंदाज करना है, नथिंग कम्स आउट ऑफ इट। ओके, देन ओवर हियर व्हेन आई विल आस्क यू टू रेफर समथिंग इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, this is the question that has been asked from my time when I was in 10th standard and I wanted to refer it. ये अभी 9th में शिफ्ट हो गया है, बट मुझे लगता है क्या पता कभी तुम लोगों को पूछ ले, इसके लिए मैंने उसको इंपॉर्टेंट दे दिया है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का रैरा मीडियम से डेंसर मीडियम का कैसा है, तो इसको भी पढ़ लेना एक बार ये 1 2 3 को, अगेन बिकॉज इट कैरीज दैट इक्वल इम्पॉर्टेंस। ओके, देन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, अभी ये सब फिनोमिनन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने ये फिनोमिनन बेस्ड क्वेश्चन कर लिया तो मुझे लगता है कि आपने थोड़ा बहुत ये चैप्टर को समझ लिया है, और अगर आपने इसको बाय हार्ट कर लिया ये चैप्टर को विद द सेम इंपॉर्टेंस दैट आई हैव मार्क्ड ओवर हियर, आई रियली विश कि आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ ही जाए फिर, और आप इसको लिखो। डिस्पर्शन ऑफ लाइट अगेन इजी क्वेश्चन है, इसको आप इलैबोरेट कर सकते हो क्वेश्चन को एक ऐसे राइटिंग के तरह। डिस्पर्शन ऑफ लाइट में आपको पता है कि आपको अ रे ऑफ लाइट दैट स्कैटर्स अराउंड इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, एंड उसके बाद में आप यहाँ पर लिख सकते हो कि स्कैटरिंग कितने कलर कॉम्पोनेंट्स में होता है, 7 कलर कॉम्पोनेंट्स हैं। 7 कलर कॉम्पोनेंट्स को विबग्योर बोलते हैं। वाइट लाइट पास होती है, वो स्पेक्ट्रम बनाती है 7 कलर्स का। 7 कलर्स को आप डिफाइन कर सकते हैं विबग्योर को, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। उसमें आप बता सकते हो कि कौन सी लाइट ज़्यादा डिविएट होती है, कौन सी लाइट कम डिविएट होती है। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो है आंसर ब्यूटीफुल भी लगेगा, और उसी के साथ में अगर आपने डायग्राम बना दिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ऑलराइट, देन व्हेन वी विल मूव फर्दर हेड वी हैव गॉट द सेम क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेनबो। नाउ रेनबो वन क्वेश्चन इज, एंड आई थिंक सो इट वाज नेवर आस्क्ड एनी टाइम इन बोर्ड एग्जाम, बट है ना, अगर आपने उसको रेफर कर लिया तो क्या ही जाता है, क्योंकि कभी ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आप लिख पाओगे ना कि व्हाट इज अ रेनबो। आप तो बोल सकते हैं अपन कि इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन, यस, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑलराइट, ये आपको समझ में आ गया इधर पे। देन व्हेन वी मूव फर्दर हेड, अपने पास यहाँ पर है यही चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स, इसको एक बार देख लेना एंड आगे बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 7 लेंसेज जो चैप्टर है, लेंसेज चैप्टर में यहाँ पर स्पेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर,
कॉन्वेक्स मिरर। अब मैं आपको बता दूं, जितना मैंने आपको इफेक्टिवली बोला था कि 5th चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये 7th चैप्टर भी है। ओके ये 7 चैप्टर में से ये सारे क्वेश्चंस जो आपको दिख रहे हैं, ये आपको प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं। ओके उसी के साथ में यहाँ पर लेंस का रूल क्या है, इसको आप पढ़ लेना, ये आपको 2 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। देन अगर मैं आपको बताऊं कि चैप्टर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर क्या है और आपको उसको पढ़ के ही जाना है, तो वो ये है फेवरेट आंसर मेरा, आइज का आंसर, जो कि बार बार पूछा गया एग्जाम में, एंड इससे भी ज़्यादा जो पूछा गया है, हर साल पूछा जाता है, वो है मायोपिया, मायोपिया का आंसर एंड हाइपरमेट्रोपिया का आंसर। मायोपिया वाला आंसर जो है, इन लोग डायरेक्टली भी पूछते हैं कि व्हाट इज़ मायोपिया, हाउ डज इट कॉज, हाउ कैन यू करेक्ट इट एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट। ये आपको ऐसे पूछ सकते हैं इन लोग, या तो इन लोग एक क्वेश्चन बना के दे देगी, देख स्मृति फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th इज सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट in which she is unable to see far away objects clearly but is able to see nearby objects clearly. So yes, which is the defect she is suffering from, what will be the lens in her spectacles, what is the power of diopter, and all this you can write down over there once only if you have just revised all this answer. Okay, अगर आपको ये आंसर अच्छे से आता है मायोपिया का, तो मैं आपको बोल दूं कि इसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स करके जाना, जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिसको आपको डाइजेस्ट में से भी मिल सकता है ये, और इसको आप नोटबुक से भी, अगर आपके स्कूल में लिखा है तो उसमें से रेफर कर सकते हो। मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ लेंस का प्लीज फॉर्मूला करके जाना, क्योंकि फॉर्मूला इन लोग पूछते हैं और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। सो ऑल एग्जाम्पल्स मैं आपको बोलूँगा प्लीज अवॉइड कर लेना, बिकॉज आई डोंट थिंक सो इट्स दैट इंपॉर्टेंट। यू कैन लिव इट एन ऑप्शन 2 एंड इफ यू नो दैट देन यू कैन श्योरली प्रैक्टिस। ओके अब यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंस कहाँ यूज होगा, ये आपको यहाँ पर याद रहना चाहिए। उसी के साथ में कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होगा, या टेलीस्कोप के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जस्ट हैव एन आई ऑन टू ऑल दिस थिंग्स, व्हाट इज़ पावर ऑफ विजन, या एक और एक क्वेश्चन था जो इम्पोर्टेंट है, मेरे ख्याल से मैं वो वीडियो बना के डालने वाला वो क्वेश्चन का, ये चैप्टर में से अब मुझे याद नहीं आ रहा है ऑन द स्पॉट, बट श्योरली आई विल स्पॉन्टेनियसली मेक अ वीडियो ऑन इट once when my champions will come and I'll definitely upload it on the paper, upload it on the channel. देन ये नेक्स्ट चैप्टर आता है मेटलर्जी। देखो केमिस्ट्री बेस्ड चैप्टर है, अगेन मैं आपको बोलूँगा कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है। इसको आप 5th 7th और 8th ये तीनों भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है साइंस 1 में से। ओके अब आप बोले कि 9th और 10th बचता है, तो मैं बोलूँगा 9th और 10th इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसको भी रेफर करना इज जस्ट इक्विवेलेंट टू ऑल द अदर चैप्टर्स यू हैव रेफर्ड टू। नाउ टॉकिंग अबाउट द 8th चैप्टर पर्टिकुलरली, आई वुड लाइक टू गो ऑन टू द मेन क्वेश्चन, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिस्टिंग्विश बिटवीन के फॉर्म में आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, नेम द फॉलोइंग के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, इसको प्लीज एक बार ही देख लेना। रिएक्शन ऑफ मेटल्स और ये सबको आपको सिर्फ एक आई वॉच देना है बस आपको। एंड मूव ऑन करते हुए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये रिएक्टिव सीरीज दिख रहा है आपको, रिएक्टिव सीरीज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट टाइम 2019-2020 के बोर्ड एग्जाम में भी आया था, बोर्ड एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, और ये मैं आपको बोलूँगा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी है, तो इसको देख लेना एक बार कि कौन सा जो है रिएक्शन विद वाटर, कौन सा एलिमेंट कैसा रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और कौन सा हायर है कौन सा लोअर है, लोअर इज गोल्ड, हायर इज पोटेशियम। ओके ये आपको याद रहना चाहिए, और इस डायग्राम को एक बार बना के भी प्रैक्टिस करोगे तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देन व्हेन आई विल मूव फर्दर हेड, आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में एक शॉर्ट नोट आ सकता है आपको, तो इसका शॉर्ट नोट बनाकर आपको याद करना है। अगर आपके पास डाइजेस्ट है तो आप उससे रेफर भी कर सकते हो, विच वुड मेक योर वर्क अगेन मोर ईजियर एंड मोर it will help you out to learn the answers effectively. Then basic principles of metallurgy में आपको concentration of ores, separation based on gravitation, Wilfley table method, hydration separation method, ये सारे जो है ये आप इसको ब्लाइंड आई भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया है कि क्या इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में से। उसी के साथ में ये एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज इम्पॉर्टेंट। ओके एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में यहाँ पे तो हॉल्स प्रोसेस है और बेयर्स प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना भी एक क्वेश्चन है जो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीज आर ऑल 5 मार्क्स क्वेश्चन गाइस। तो ये चैप्टर ही इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें 5 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उसको एक बार देख के जाना। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन अगेन ये आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन के फॉर्म में आ सकता है या डिफाइन द फॉलोइंग के फॉर्म में आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। दोनों में से कोई एक भी आ सकता है डिफाइन करने के लिए, तो आप उसको एक बार ही रेफर कर लेना। बट अब मैं जब ये वाले आंसर में आता हूँ कोरोशन वाले,
कोरोशन कैसे होता है, कोरोशन को प्रिवेंट कैसे करते हैं, कौन से प्रोसेस है कोरोशन को प्रिवेंट करने के लिए। सारे क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन है, बट इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया है, इसको डिवाइड कर दिया है एक एक कंटेंट में। ओके, सब टॉपिक में डिवाइड किया। तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरा क्वेश्चन एक साथ में ही आ सकता है 5 मार्क के लिए। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ पैसेज और इट कैन बी आस्क्ड यू इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर लेंथी क्वेश्चन कि व्हाट इज कोरोशन ऑफ मेटल्स, हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोशन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोशन। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको डेफिनेटली इसमें 5 मार्क्स मिलना ही चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एक रिपीटेड क्वेश्चन है जिसको आपको अच्छे से एक बार पढ़ के जाना है, जिससे आपके मार्क्स भी इजीली आप स्कोर कर पाओ और इसको डायरेक्टली आप एग्जाम में अब अपना बेस्ट दे के कर पाओ। ओके, देन अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के जितने भी पेपर आपके पास अवेलेबल रहेगा ना, उसमें उठा के देखना, ये क्वेश्चन आता ही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल इज 281 और मेटल बी का 282 है। अब ये मेटल के नाम बताओ, कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका रिएक्शन क्या होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, वो आपको बताना है, जो अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी में फॉल होता है। ऑलराइट, देन वी हैव दिस न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड चैप्टर में आई विल टेल यू व्हाट टू स्टडी। इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वाला आंसर्स है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऑफ द कार्बन क्या होता है, ये सब 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसको आपको देखना ही देखना है। बट वो एल्केन, एल्कीन, अल्काइन वाले क्वेश्चन है, जो अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ये वाला क्वेश्चन। ओके, अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड क्यों होता है, सिंगल बॉन्ड क्यों होता है, वो सारे आपको मतलब है ना एक तरीके से याद रहना चाहिए। चेन स्ट्रक्चर कैसे आपको याद करना है, ये मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा, चेन स्ट्रक्चर को याद कैसे करते हैं और किस तरीके से वो इजीली आपके दिमाग में बैठेगा ये चेन स्ट्रक्चर। ओके, देन उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि इसके यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसमें अल्कोहल सीरीज़ क्या होती है। होमोलोगस सीरीज़ का आंसर जो है शॉर्ट नोट आंसर है। कौन सा आंसर है, शॉर्ट नोट। आप इसको एक बार यहाँ पर शॉर्ट नोट लिख दीजिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बार बार बोर्ड एग्जाम में, तो मैं आपको बोलूँगा कि इसके ऊपर भी ध्यान देना आप। देन नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, IUPAC सिस्टम है, ये सारे क्वेश्चंस को भी आप अगर देखते हो तो आपको डेफिनेटली मार्क्स स्कोर करने में ईजी हो जाता है। कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सारे रिएक्शंस जो है आपको 2 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं, जिससे आपको स्कोरिंग करने में फिर एक इफेक्टिव हेल्प हो जाएगी। ऑलराइट, देन मैं बोलूँगा कि ये यहाँ से जो आता है ये मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, ये सबको ब्लाइंड आया दे सकते हो आप। देन ओवर योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। I'm sorry, because again scoring marks over here becomes easy and comfortable. Space mission chapter जो है, स्पेस मिशन चैप्टर में स्कोरिंग बिकम्स इजी बिकॉज 4 मार्क का क्वेश्चन आता है ये चैप्टर में से, 4 मार्क्स का। कोई इंसान ने अगर इस चैप्टर को अब तक हाथ भी नहीं लगाया, अगर इसको सिर्फ एक बार ही आँख से रिवाइज कर लेगा ना, मार्क्स मिलना एकदम इजी क्या डबल इजी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ समझना है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, उसी के साथ में आपको ये जितने भी पूरे यहाँ पे जो फुल फॉर्म दिए हुए हैं ना हर एक चीज़ के, ये फुल फॉर्म को देख लेना है, 2 बार प्रैक्टिस करना है लिख के, क्योंकि 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। फिर ये सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट का आंसर वाला 3 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, 3 मार्क मिल जाएगा अगर आपने सिर्फ ये सैटेलाइट, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट किया और उसी के साथ में टाइप्स ऑफ सैटेलाइट के फंक्शंस किया। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है नेम ऑफ द सैटेलाइट। ओके, देन व्हेन वी मूव फर्दर हेड, यहाँ पर दिया है हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट क्या है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट क्या है। तो आपको ये याद रखने का है कि इसका नाम क्या है, इसका हाइट और कितने ऊपर तक का ये उड़ सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। मूविंग फर्दर हेड वी हैव ऑल्सो गॉट वन लास्ट क्वेश्चन दैट इज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आई एम सॉरी, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स में से आपको क्वेश्चन आ सकता है ये वाला। ओके, एंड डेब्रिस करके क्वेश्चन आ सकता है आपको, डेब्रिस, DEBRIS। डेब्रिस कहाँ पर गया, मैंने अभी रिसेंटली इसको रिवाइज किया था, मैंने मेरे स्टूडेंट्स को बताया भी था कि डेब्रिस कचरा होता है जो स्पेस में रिवॉल्व करता है। तो वो वाला क्वेश्चन अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर दैट यू हैव टू, यस, स्पेस, डेब्रिस एंड मैनेजमेंट। ये डेब्रिस वाला क्वेश्चन मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ सकता है, या तो 3 मार्क के लिए भी आ सकता है, क्योंकि बिकॉज इट कैरीज लॉट ऑफ वेटेज। ओके, सो आई होप you will refer it everything properly, you will have star marked everything, and with that
I want you guys to really work hard for your Science 1 paper because Science 1 paper is a bit tough in the form of its twistness because इसमें twistiness बहुत ज़्यादा रहता है and उसकी वजह से students थोड़े confuse हो जाते हैं. तो वो twistiness वाले questions क्या है जो आपको हमेशा एक confusing state में डाल सकते हैं, उसके बारे में आपको ध्यान देना है और उसी के साथ में आपको ये answers को solve करने को effectively कैसे solve करना है वो आपको practice करना है. ऑलराइट, आई रियली होप आपका ये पेपर ज्योमेट्री की जैसा नहीं होगा अगर आपका ज्योमेट्री पेपर अच्छा नहीं गया है तो, बट अगर वो अच्छा गया तो कोई बात ही नहीं. और साइंस 1 और साइंस 2 का मार्क्स स्कोर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये वाले मार्क्स कंसिडर करके आपको कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है. तो आई होप यू रियली वर्क हार्ड एंड विल ट्राई टू प्रूव योर बेस्ट इन दिस थिंग्स. ओके, I really wish you all the best. Also do follow my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. And I'm gonna put more important videos on the same topic and content. I really request you to go across it and find those videos and make yourself better prepared for your board exam. Thank you very much for watching the video till this, and until we meet for the very next time, all the very best.